नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। आगामी 5 अगस्त को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू होंगे, जिनका मुकाबला यूपीए समर्थक 18 विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार गोपाल गांधी से होगा। मंगलवार 18 जुलाई नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरेट कॉलेज में 790 सदस्य हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को इस निर्वाचक मंडल में 500 से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है। लिहाजा वेंकैया नायडू को इस चुनाव को जीतने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नायडू मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। फिलहाल वे शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका संबंध आंध्र प्रदेश से है और वे पिछले 20 वर्षों से कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य हैं। वहीं विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र हैं। वे 68 से 92 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। 1985 से 87 तक वो उपराष्ट्रपति के सचिव पद पर रहे। इसके बाद साल 1987 से 92 तक वो राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव व 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस चुनाव में जो तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि एनडीए उम्मीदवार को जीतने के लिए कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास पैनल यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, स्मिता गुप्ता और विजय त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत है। मैं विजय त्रिवेदी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखते रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं। वेंकैया नायडू का नाम होगा, ये तो चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी जी, लेकिन वेंकैया नायडू ही क्यों, इसकी क्या वजह? एक बड़ी वजह है कि वेंकैया नायडू स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके एक कमिटेड लीडर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो उनका पूरा पॉलिटिकल करियर है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत विट एंड ह्यूमर वाला है, जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा स्थिति में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राज्यसभा में अभी एनडीए सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। और वहाँ आपने पिछले दिनों देखा होगा, खासतौर से पिछले 3 साल में जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, उसमें हमेशा राज्यसभा में कुछ न कुछ परेशानी सरकार को चलती रही, कुछ बिल्स को लेकर भी, कुछ और मामलों पर भी। तो उसमें वेंकैया नायडू का अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत अच्छा रिश्ता है सभी राजनीतिक दलों से, और पार्टी को लगता है, सरकार को लगता है कि वेंकैया नायडू सदन को बिना भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के भी आसानी से चलाने में कामयाब होंगे, कारगर साबित होंगे। ये एक बड़ी वजह है, और उनका एक जो लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। दूसरी बात है कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वेंकैया नायडू। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रभाव है वो उत्तर भारत के तौर पर माना जाता है, दक्षिण भारत में कमजोर था, तो वो भी उसमें उनको मदद मिलेगी। ठीक है। स्मिता गुप्ता, एक्सपेक्टेड था, सरप्राइज है, क्या लगता है आपको? एक्चुअली मैं जो पिछले वक्ता जो कह रहे थे, मुझे लगता है कि सबसे अहम जो चीज़ है कि राज्यसभा का मैनेजमेंट, और उसमें आपको ऐसा एक व्यक्ति की ज़रूरत थी जो एक फेमिलियरिटी है उनको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के साथ। यदि आप आरएसएस के किसी आदमी को लाते तो उनको टाइम लगता सीखने में। और जो इन्होंने कहा कि उनका जो रिश्ता है हर पार्टी के नेताओं के साथ, और वो बड़े प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं, तो बीजेपी के जो नेतृत्व है उनको लगा होगा कि ऐसा एक व्यक्ति हैं जो हर पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। एक क्रॉस पार्टी रिलेशनशिप्स हैं इतने सालों की कि क्योंकि यदि आप देखें जो अभी जो सत्र होगा, लोकसभा में तो बहुमत है, पहले से ही है, मगर राज्यसभा में उनको बहुत दिक्कत हो रहा है, और वहाँ नंबर्स आने में अभी भी 1 साल लगेगा। तो इसलिए मुझे है बीजेपी का मेंबर होना वो सब तो ठीक है, मगर ये राज्यसभा मैनेजमेंट आई थिंक जो सबसे अहम रीज़न। ठीक। आलोक मेहता साहब, सोमवार को ही राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान हुआ सत्ताधारी दल की तरफ से। हालांकि विपक्षी दल गोपाल गांधी को पहले से कर चुके थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये महज एक रस्म अदायगी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का 790 में बहुत स्पष्ट बहुमत है और उसमें कोई
बदलाव होगा ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में ये चुनाव एक रस्म अदायगी या ये कि आप इसके कुछ दूसरे मायने भी समझते हैं? कुर्बान जी, एक दो बात कहूँगा। निश्चित रूप से अलग अंतर तो है, विचारधारा का भी अंतर है, और स्मिता जी को भी मैं याद दिलाऊंगा कि ऐसा नहीं है संघ, ये तो संघ से ही निकले हुए वेंकैया जी हैं। ये ठीक है, दक्षिण भारत में उस समय प्रभाव बढ़ाने में एक शुरुआत में, और एक दिलचस्प बात मैं जोड़ूंगा, खुद वेंकैया जी ने ही जो हमें बताई है, मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कोई उसमें कह रहा हूँ। जब हिंदी आंदोलन वाली बात चली थी तो हिंदी विरोधी आंदोलन का वो अग्रणी वहाँ पर थे अपने स्टूडेंट डेज में, जो खुद वेंकैया जी ने हमें बताया। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब वो स्वीकार करते हैं, हिंदी अच्छी बोलते भी हैं। तो और दूसरा, आंध्रा कर्नाटक की जो बॉर्डर है, अब तो तेलंगाना भी वहाँ है, वो उस इलाके से आगे बढ़े हैं संघ से लेकर। तो एक तो ज़मीनी वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद संघ, भाजपा और इस तरह के जो गुजरात से भी उनका संपर्क रहा मोदी जी के साथ भी। ये माना जाना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की चॉइस है। ठीक है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड सबकी सहमति तो होती ही है, लेकिन और एनडीए की भी सहमति है। हाँ, एनडीए तो स्वाभाविक है, चूँकि वो उनका काम संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, और मैं इसलिए अभी उस समय बीच में टोक दिया था, सॉरी, वो आपके उसमें परिचय के समय शायद, चूँकि आपके पास पहले का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड था, वो अब सूचना प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार हो चुके हैं पिछले रिशफल में। तो उनको उस संसदीय कार्य मंत्रालय के समय में जो अच्छे बुरे अनुभव हुए, कहना चाहिए कुछ उनकी पार्टी में ही आलोचना थी कि वो ज़्यादा एग्रेसिव थे, आज उसका उनको लाभ मिला है। लोग समझते थे कि उनको सज़ा मिली है, संसदीय कार्य मंत्री से हटाया गया, वो सही में उन्हें पुरस्कार मिला था। और दूसरा, उनकी, जैसा मैंने कहा, हिंदी विरोधी के साथ शुरू, बाद में हिंदी समर्थक हो गए, या भाषाओं, भारतीय भाषाओं के, आज भी वो भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए शायद और अच्छा लगता है। तो इसलिए उनको बनाए जाने के पीछे ये है। और गोपाल कृष्ण गांधी वैचारिक दृष्टि से चूँकि असहमति वाले वो रहे हैं, इसलिए नहीं कि गांधी जी के पोते हैं, बल्कि इसलिए कि वो असहमत है, इसलिए एक विचारधारा के आधार पर ये चुनाव है, लेकिन सिंबॉलिक है, ये मैं मानता हूँ। ठीक। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, और वो सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और जैसा भी कहा गया कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें चूँकि सत्ता पक्ष बहुमत में नहीं है राज्यसभा में, तो एक अहम जिम्मेदारी भी होती है सभापति की। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है वेंकैया नायडू साहब का, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, फिर वो जनता पार्टी के ज़माने में जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर विधायक रहे, और फिर पिछले 20 सालों से सांसद हैं। तो एक संवैधानिक पद पर वेंकैया नायडू का चयन आपकी नज़र में क्या मायने रखता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, जो एनडीए ने उन्हें चुना और वेंकैया नायडू ने मान ली। उन्होंने माना क्यों? क्योंकि एक जो क्षमता की बात आती है, लोगों के साथ मिलने का बात है, वो तो उपराष्ट्रपति बनने के बाद करीबन ख़त्म हो जाती है। फिर भी मैं कहूँगा जो अमेरिका और हिंदुस्तान में एक बहुत फ़र्क है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव अलग होता है और उसमें एक अलग परिचय होती है, और उसके साथ जैसे आपने बताया वो राज्यसभा चलाने का पूरा काम होता है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगा है, जो उनके लिए जो पार्टी एनडीए ने उन पर एक आस्था रखा, और उन्होंने भी ये चीज़ मान ली कि मेरा जो समय है और मेरा जो काम करने का जो तरीका है, शायद मैं ये अच्छी तरह निभा लूँगा। क्योंकि देखिए, स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट चलाते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनका काम करीबन एक ही है, और उसके साथ कमिटीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोनों सेक्रेटरी चलाना होता है। उससे मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखने आई है कि उन्होंने मान ली, और इसके बाद पार्टी ने भी सोचा कि ये उपयोग करे। सिंबॉलिज्म हर पार्टी करती है, दक्षिण से एक लाएंगे, एक दलित लाएंगे, ये स्वाभाविक है। इन्होंने भी यूपीए ने भी ऐसे ही किया। और एक में मुझे सबसे जो बड़ी चीज़ इस उपचुनाव में लगा कि तृणमूल और आपका सीपीएम दोनों एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें यही मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ठीक। विजय द्विवेदी, अभी जैसा प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी कह रहे थे कि वेंकैया नायडू साहब को चुना गया, लेकिन वो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने से कुछ देर पहले तक कह रहे थे कि शायद वो उम्मीदवार नहीं है। दिन में भी उनको राज्यसभा के अंदर और बाद में
बाहर विपक्षी दलों के सदस्य भी मुबारकबाद दे रहे थे और वो लेने के लिए तैयार नहीं थे और वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहता, मैं उषापति बनकर के ही खुश हूँ, जो उनकी पत्नी का नाम है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी आ जाने के बाद क्या आपको लगता है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर कहीं रुक जाएगा? विजय त्रिवेदी जी, कुर्बान, एक तो महत्वपूर्ण बात है कि आज दोपहर तक मैं वहाँ पे था पार्लियामेंट में, तब साफ हो गया था कि वेंकैया नायडू ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो मना भी कर रहे थे और उषापति का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाकर और ये बता दिया था कि वो भले ही उनके लिए कैबिनेट कलीग के तौर पर पर्सनल लॉस हो, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। अमित शाह जी जो पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने भी ये दे दिया था। जहाँ तक पॉलिटिकल करियर की बात है, आप सोचिए कि इस समय वो करीब करीब 70 साल की उम्र के हैं वेंकैया नायडू, और उन्होंने एक बहुत लंबी पॉलिटिकल पारी जो है वो खेली है। आंध्र प्रदेश के विधायक से लेकर उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर, फिर जेपी मूवमेंट में, फिर इमरजेंसी में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे लंबे समय तक, उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष उस वक्त बने। इसका जिक्र मैं जरूर करना चाहता हूं कि वेंकैया नायडू किस तरह से जिम्मेदारियों को हमेशा स्वीकारते हैं कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अचानक एक अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत पड़ी थी और वाजपेयी जी ने पार्टी के कई बड़े लीडर से बात की थी, लेकिन कोई उस समय पार्टी सरकार छोड़कर पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था। तब वेंकैया नायडू थे जिन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार की थी। तो आज भी वैसा ही मौका था। कुछ दिनों पहले मुझे पार्टी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट कोलीग्स में चर्चा हुई है कि जो बड़े सीनियर मिनिस्टर्स हैं 4-5 लोग, जिसमें वेंकैया नायडू का नाम भी शामिल है, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाए। लेकिन बाद में दक्षिण भारत को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जैसे स्मिता जी भी जिक्र कर रही थी, जो उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो राज्यसभा में ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका मुझे याद आती है कि भैरव सिंह शेखावत भी एक ज़माने में उसके एक्सपर्ट माने जाते थे, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब उनको कितने लंबे समय तक, 5 साल तक वो उपराष्ट्रपति, तो एक पॉलिटिकल करियर का ये एक अच्छा समापन माना जाना चाहिए यदि वो है। हालांकि वेंकैया जी समझ रहे थे कि वो पब्लिक लाइफ में ही जुड़े रहना चाहते हैं। स्मिता, ये कहा जा रहा था और बार बार जिस चीज़ को लेकर के वो डिनाई भी कर रहे थे कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर नहीं जाना चाहता, मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ। और माना भी ये जाता है कि एक व्यक्ति के जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, जिसको कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई हो, जिसका एक लंबा पॉलिटिकल ग्राफ रहा हो, वो आमतौर पर नहीं बनना चाहेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन अब ये फैसला हो गया है, तो इसे किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, ये लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ा इन्होंने कहा था कि मुझे मत बनाइए, मैं अभी कैबिनेट में रहना चाहता हूँ, मगर ये भी लोग कह रहे हैं कि इनको समझाया गया कि आप 5 साल उपराष्ट्रपति रहेंगे, तब यदि अगला चुनाव भी यदि भाजपा जीत सकती है, फिर वो राष्ट्रपति के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो और जैसे विजय त्रिवेदी ने कहा कि वेंकैया नायडू बियॉन्ड अ पॉइंट वो ना नहीं कहते हैं जी, और उनको समझाया गया। और इस पार्टी में अब और एक और चीज़ है कि वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली बहुत दिनों से एक साथ इन्होंने काम भी किया है, मतलब एक ग्रुप होकर, तो ये भी शायद इसमें भी काम आया होगा, समझाया गया होगा। आलोक जी, हम इस साल आज़ादी की अपनी 70वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। लोकतंत्र काफ़ी हद तक परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, और ऐसे में ये जो एक नई पीढ़ी, हालांकि अभी विजय कह रहे थे कि वो 70 साल के होने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो भी बुजुर्गी के दायरे में आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये माना जा रहा था कि एक नई पीढ़ी आई है। प्रणब मुखर्जी और दूसरे नेताओं को अगर देखें तो उनके मुकाबले में वैसे में प्रशासनिक तजर्बा चाहे जितना हो, लेकिन फिर भी राज्यसभा का चेयरमैन होना अपने आप में काफ़ी एक मुश्किल काम होता है। वैसे में कितना बेहतर ढंग से चला पाएंगे वेंकैया नायडू आपकी नज़र में? देखिए कुर्बान जी, जैसे अंसारी जी हमारे अभी उपराष्ट्रपति रहे, वो चेयरमैन के रूप में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। डिप्लोमेट होने के नाते भी वो तो डिप्लोमेट थे, संसदीय कार्य की तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। उन्होंने देखा जरूर, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ, विदेश मंत्रियों के साथ काम किया। सो मुझे लगता है कि सबको कैसे साथ ले सकें, ये चुनौती होगी। और ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हो सकता है कि अब उपराष्ट्रपति, चूँकि देखिए शंकर दयाल शर्मा जी थे, कृष्णकांत जी थे, मैंने कई उपराष्ट्रपति, वेंकटरमन जी भी रहे, उस परंपरा में यदि देखें
तो सचमुच में इस समय का काल, खास करके अगले जब तक पूरा बहुमत भाजपा का नहीं आता, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, पहले उनकी भूमिका बहुत एग्रेसिव सपोर्टिंग गवर्नमेंट थी। अब अपोजिशन को उसी तरह यदि वो एग्रेसिवली कहेंगे तो शायद सबको साथ कैसे लेंगे। वो हो सकता है जो संसदीय कार्य मंत्री हो या प्रधानमंत्री अपने रुख से कुछ उस तरह सबको पटा के, जिसको कह सकते हैं, संभाल के रखें। तो लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अनुभवी हैं, दक्षिण भारत के हैं, चूंकि दूसरे जो नाम हो सकते थे शायद उनको लगता था कि, और मैं बिल्कुल स्मिता जी की बात को ही कहना चाह रहा था पहले भी, कि मोदी जी आज से नहीं पिछले 10 वर्षों से अपनी दूरगामी रणनीति बनाते हैं। वेंकैया नायडू जी का नाम भी हो सकता है कि उन्होंने 2 साल पहले सोच रखा हो, आज उनको खाली कहा गया या 2 दिन पहले कहा गया, लेकिन वो राष्ट्रपति पद के लिए अगले हो सके इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई। क्योंकि पहले के अनुभव रहे हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, तो उनके इस अनुभव से वो अब कोशिश करेंगे कि उनकी एक तटस्थ छवि। और दूसरा एक बात ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति का दायित्व राज्यसभा ही नहीं है। शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझे इस बात को ज़्यादा ध्यान से समझाया था। जैसे कहते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अच्छे शिक्षक के रूप में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जानते नहीं हो, उस समय 200-250 कंट्री के जब वो बने, उसके बाद ही उन्होंने मुझे कहा उनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए मुझे उनके हर नेशनल डे में उनको बुला के चाय पिलाता हूँ, फिर मैं उनके यहाँ जाता भी हूँ। तो कई डिप्लोमेटिक रिलेशंस में वाइस प्रेसिडेंट का रोल, प्रेसिडेंट का रोल तो होता ही है कई बार जी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का रोल भी फॉरेन मिनिस्टर की तरह महत्वपूर्ण होता है। तो राज्यसभा का सभापति होना, तो वो एक दायित्व निभाने से इनका अनुभव और बढ़ सकेगा, ये उम्मीद की जानी चाहिए। सुब्रत मुखर्जी साहब, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है 70वें साल में, एक तरफ जहां हमारा लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, वहां इस ट्रांजिशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक चीज़ तो तय हो गया कि जिसे बोलते हैं एलिट एकोमोडेशन, वो हिंदुस्तान काफ़ी सीख लिया। क्योंकि देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग राजनीति में आए, उससे एक सहमति बने, ये प्रक्रिया बहुत अच्छा है। इसके साथ जैसे अभी कहा गया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अंसारी साहब ने ये बहुत अच्छी तरह निभाया कि विदेश नीति में जहाँ अपने राष्ट्रपति नहीं जा सकते, उधर जो उपराष्ट्रपति है वो बहुत अच्छा काम जो निभाते हैं, एक तो देश के अंदर, फिर बाहर भी जाके, जिसे बोलते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी, वो उपराष्ट्रपति बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, जो शायद ये कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए शायद संभव नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँ उपराष्ट्रपति का जो काम है वो महत्वपूर्ण है, क्वाइट है, और बाद में वो राष्ट्रपति बन जाए वो तो फ्यूचर ही तय करेगा। पर मैं कहूँ अभी का जो सिचुएशन देख के मुझे लगता है जो उनका जो परिचय है वो बहुत अच्छा हो गया, और एनडीए ने एक अच्छा तय किया है कि हम दक्षिण से भी लोग लें, एक उत्तर प्रदेश से भी लोग लें, और ये मैं कहूँगा लोकतंत्र का खासियत है कि जितने लोग, जितने भागीदारी करें, उतना देश के लिए अच्छा है। विजय त्रिवेदी, एक चीज़ ये भी कही जा रही है, राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, कि और उसके पीछे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हों, लेकिन एक राजनीति भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, और उसमें जो जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, जहां उत्तर प्रदेश से एक दलित वर्ग से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया, वहीं दक्षिण में, और ख़ास करके वो भी कि जो 2-3 राज्यों में जिसका एक हो, क्योंकि वो तो आंध्र प्रदेश से आते हैं और कर्नाटका से राज्यसभा सदस्य हैं, और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन ज़्यादातर तेलंगाना और उस इलाके में रहा है। तो ऐसे में ये मैसेजिंग भी आप कुछ इसमें देखते हैं? बिल्कुल, मैसेज साफ है। आपने यदि अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो अमित शाह जी ने वेंकैया नायडू जी का इंट्रोडक्शन कैसे किया? उन्होंने कहा कि किसान परिवार से आते हैं, किसान नेता हैं। तो ये मैसेज है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं वो दलित हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देती है। वेंकैया नायडू को वो किसान के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, तो वो भी एक पॉलिटिकल मैसेज है। आपने आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का जिक्र किया, तेलंगाना का जिक्र किया। फिलहाल तो वेंकैया जी, थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। कर्नाटका से वो सांसद रहे हैं 2 बार राज्यसभा की, इस समय राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से राजस्थान का भी उसमें उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहुत पूर्ण रोल उनका रहेगा अभी, खासतौर से जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है आंध्र प्रदेश में, तो वो मैसेज है। तीसरी बात है कि गरीबों को लेकर भी एक जो बात होती थी, किसानों की आत्महत्या की बात हो रही है, किसान कर्जे की बात हो रही है, रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। वेंकैया जी वाजपेयी सरकार में
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, इस समय उनके पास पावर्टी एलिवेशन का भी काम है। तो गरीबों के लिए भी एक मैसेज देने की बात इस पूरे जो कैंडिडेचर है उसमें छुपी हुई है। और किसान की बात को अमित शाह जी ने ज़्यादा जोर दिया है, तो वो पॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि इस समय किसानों को लेकर एक थोड़ा सा टेंशन बना हुआ दिखाई देता है। बार बार चर्चा होती है किसानों की आत्महत्याओं को लेकर, किसान कर्जे की माफ़ी को लेकर। तो एक ऐसे लीडर को जो किसान के तौर पर रिप्रेजेंट हो सकता हो, वो एक पॉलिटिकल मैसेज देता है। और साउथ इंडिया की बात जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार कमज़ोर पक्ष रहा है, वहाँ से भी उनको रिप्रेजेंट करना भी एक पॉलिटिकल मैसेज देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एक उत्तर भारत की, नॉर्थ बेल्ट की पार्टी माना जाता रहा। जी, स्मिता इतना सहमत है जैसा विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई मैसेजिंग देखती हैं आप? और दूसरा ये कि ये जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है कि एक आम आदमी को, नीचे के वर्कर को, ग्रास रूट को प्रोमोट करना, सर्वोच्च पद तक ले जाना, इसका पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा? मिलना तो चाहिए। और ये भी सच है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे भाजपा के नेताओं के साथ, रामनाथ कोविंद जी के ये इलेक्शन जो आज हुआ जी, तो यही सब कह रहे थे कि देखिए ये तो उत्तर भारत के हैं, जो उपराष्ट्रपति होंगे वो पक्का दक्षिण के होंगे। तो ये भी था कि आप दोनों जगहों का आप ध्यान रखें। और दूसरा, जैसे विजय त्रिवेदी कह रहे थे कि दक्षिण भारत में बीजेपी थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है। आंध्रा तेलंगाना में काफ़ी पोटेंशियल है उनके लिए। और ये जो जैसे फार्मर्स की चर्चा चल रही है, अब विपक्ष ने कहा है कि इस सत्र में वो फार्मर्स डिस्ट्रेस मामला को वो उठाएंगे। तो ये सब को एक काउंटर करने के लिए ये सब एक, अब राजनीति तो ऐसे ही होता है कि आप अपना किसी को आप चुनेंगे, वो एक उनका एक सिंबॉलिक वैल्यू भी होता है। आलोक मेहता साहब, ये तो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात हुई और जाहिर है कि हर पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और लेना भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में माहौल है, जो ख़ास करके कॉम्युनल टेम्परेचर बना हुआ है, या जो जाति को लेकर के सहारनपुर की घटना हो, दलितों पर अत्याचारों की बात हो, उसमें ये जो सेटअप अब बनने जा रहा है, और ख़ास करके इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद, उसे आप कहाँ देखते हैं? देखिए, अब चूंकि वो सक्रिय राजनीति में तो उतना रहेंगे नहीं, इसी में एक पंक्ति पहले और जो जोड़ना चाहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव बहुत अच्छे ढंग से, लगभग बहुत ज़्यादा कड़वाहट और जैसे कहते हैं कि प्रत्यारोप नहीं, लेकिन अंत के दौर में शिवसेना ने गोपाल कृष्ण गांधी जी को लेकर के एक गंदे ढंग से, कहना चाहिए कि आतंकवादी के समर्थक थे, एक चिट्ठी पत्र लिखने पर, जिसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खुद लिख चुके थे कि मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद ये करना चाहिए, ये बात सही है कि उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर शिवसेना चूँकि घटक रहा है और इसके साथ NDA में है पैमाने पर, उसने एक शुरू किया। ये तो यदि इस तरह की प्रवृत्ति को और नियंत्रित नहीं किया गया तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सलाह ही देते रहेंगे, उनकी भूमिका उतनी तो नहीं होगी। लेकिन ये सही है कि ये एक देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी है कि दोनों ही लोग मतलब उस तरह के हैं, समान विचार के हैं, और उसमें वो दूसरों को स्पेस भी देंगे, ऐसी अपेक्षा, उम्मीद भी है, और मेरा ख्याल है विश्वास भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत संक्षेप में सुब्रत मुखर्जी साहब, वक्त कम है, कि जो सोशल फैब्रिक की बात हो रही है वो किस तरफ देख रहे हैं आप इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन? देखिए, जैसे ये तो चुनाव में सिंबॉलिज्म है, वो भी एक काफ़ी रोल प्ले करता है, पर आपने जो संकट और सवाल उठाया वो बहुत गंभीर है। उसमें तो हम सबको अच्छी तरह सोच के किस दिशा में देश जाएगी इसके लिए सोचना चाहिए, और हमारी जो प्लूरलिज्म है उसको बचा के रखना है। उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितना भी शायद राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, पर पीछे से भी क्वाइटली काम करे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, आलोक मेहता साहब, स्मिता गुप्ता और विजय त्रिवेदी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल उपराष्ट्रपति का पद के लिए अब तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव होना 5 अगस्त को तय है, और वो भी एक महज औपचारिकता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगले महीने में देश को, इस महीने में राष्ट्रपति और अगले महीने में नया उपराष्ट्रपति मिलेगा, और इसके साथ ही देश मजबूत होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही।